नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं फहीम तन्हा और आज हमारे साथ इस खास मुलाकात कार्यक्रम में हैं विनोद चमोली जी। 2 बार के विधायक हैं, 2 बार मेयर रह चुके हैं। चमोली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में। अभी चूंकि आप विधायक हैं, दूसरी बार बने हैं 2022 में, उससे पहले 17 में आपने त्रिवेंद्र सरकार से शुरुआत की थी। अभी माना जा रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, धामी मंत्रिमंडल में आपका नाम बहुत तेजी के साथ चर्चा में रहता है। क्या उम्मीद है आपको अपने मंत्रिमंडल में शामिल? देखिए, मुझे इतना मालूम है कि मेरा संगठन निश्चित तौर पर जो मेरे लिए उपयुक्त होगा या जो मुझसे कराना चाहेगा वो उसके बारे में मेरी भूमिका तय करेगा। और मैं बुनियादी कार्यकर्ता हूं। एक आप कह सकते हैं कि हम लोग जो कैडर जिसको बोलते हैं, मैं कैडर का व्यक्ति जी। संघ से लेकर भाजपा तक लगातार काम किया, बहुत वर्षों से लगे हुए हैं। तो हमारी भूमिका हमारे दल, हमारा संगठन तय करता है। उनको लगेगा कि जनता में मेरा उपयोग बड़े स्तर पर होना चाहिए, प्रखंड के स्तर पर होना चाहिए, उस तरह मेरी भूमिका तय करेगा। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें कर ही रहा हूँ जी। तो जब मेरे लायक कोई काम आएगा तो निश्चित तौर पर पार्टी मुझे उस काम में लगाएगी, ऐसा मेरा मानना है। हम देखते हैं आपके सामने समस्याएं आती हैं क्षेत्र की, आप उससे उनको हैंडल भी करते हैं। तो कहीं आपको लगता है कि जो समस्याएं सामने आ रही हैं, अगर वो वृद्ध रूप में उनको देखते हैं, तो एक विधायक के तौर से ज्यादा मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद आप कहीं और ज्यादा बेहतर कर सकेंगे? नहीं, स्वाभाविक बात है कि अगर मेरा कार्य विस्तार होता है तो जो लाभ आज मेरी विधानसभा में मेरे अनुभव का मिल रहा है, मेरे काम का मिल रहा है, काम के तरीकों का मिल रहा है, मेरी मेहनत का मिल रहा है, बड़े स्तर पर होगा। तो स्वाभाविक बात है, कोई भी सरकार, कोई भी संगठन चाहेगा कि भाई किसी भी कार्यकर्ता का अगर उस कार्यकर्ता में क्षमता है, योग्यता है, तो उसका उपयोग बड़े स्तर पर संगठन चाहेगा। तो मैंने कहा कि समय आने पर संगठन निर्णय लेगा और मुझे इतना मालूम है कि निश्चित तौर पर पार्टी मुझसे बड़ा काम लेगी कभी न कभी। अभी आपके क्षेत्र की कुछ समस्याएं आती हैं, बरसात का मौसम चल रहा है, कई जगह सड़कें खराब हैं, मेहुवाला में दिक्कत है, कारगिल में लोग शिकायत कर, ब्राह्मणवाला में कुछ दिक्कतें हैं, यहाँ पर सड़कें खराब हैं। तो यहाँ क्या दिक्कत हो रही है कि चीजें ठीक नहीं हो पा रही है, मतलब कहीं पर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, मेरा अपना एक तरीका है काम करने का। जब मैं विधायक आया तो पूरी विधानसभा के ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया, माइंड में भी सेट किया और उसी हिसाब से मैंने अपने योजना इस समय पाइपलाइन में डाली हुई है। अभी आपने देखा होगा कि मेरी विधानसभा में 6 वार्ड ऐसे हैं जिनमें सीवरेज का काम चल रहा है, ड्रेनेज का चल रहा है, पानी का चल रहा है, तो वहां सड़कें बननी है, 5 साल तक उसका मेंटेनेंस भी करना है, एडीबी के माध्यम से लगभग 600 करोड़ रुपए लग रहा है। तो कंप्लीट 6 वार्ड, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पर इस समय काम चल रहा है। हाँ, उस काम की दिक्कतें आ रही है क्योंकि जहाँ सीवर पड़ रहा है, पानी की लाइनें पड़ रही है, ऊपर से बरसात, तो बरसात चल रहा है, फिर वो निश्चित तौर पर काम पूरा होने में टाइम तो लगता है जी। उसके कारण लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको कम से कम परेशानियां हो ताकि हम समय से रिलीफ देते रहे तो काम आगे बढ़ता रहे। लेकिन बड़ा काम हो रहा है, आप 1-1.5 साल के बाद देखेंगे वो 6 वार्ड अपने एक आदर्श वार्ड की तरह हो जाएंगे क्योंकि पानी भी पीने का मिल रहा होगा पूरी तरह से, वहां का ड्रेनेज भी ठीक हो गया होगा, आज बरसातों में दिक्कत हो उनके सामने नहीं होगी। उसके साथ साथ वहाँ सीवरेज लाइन जो सबसे बड़ा काम होता है, वो सीवरेज का सिस्टम पूरा बन चुका होगा। उसके बाद वहां पर सड़कें बन रही होंगी, वहां गैस पाइपलाइनें पड़ रही हैं, वो भी हो चुका होगा। और उसके बाद सड़कें बनने के बाद 5 साल का मेंटेनेंस भी उनका होगा। तो मेरे 22 में से 6 वार्ड तो वैसे ही कवर हो गए जिन पर मेरा काम चल रहा है। इसी तरह से आपका बाईपास का काम आप देख रहे हो कितने सालों से नहीं हो पा रहा था, आज वो भी लगभग पूरे होने की स्थिति में आ गया, वो भी हम इस बीच में करा पाए हैं। आपका जो आरओबी बनना था रेलवे स्टेशन के ऊपर, उस पर भी काम चल रहा है बहुत तेजी से, उसमें कुछ रेलवे की क्लियरेंस है भी, वो थोड़ा सा आनी है, वो भी काम हम लोग कर पाए जो वर्षों से नहीं हो पाया था। तो ऐसे बहुत सारे काम है मेरे। अब जैसे मेवाले का आपने जिक्र किया, मेवाले की स्थिति पहले राज में आप देख लीजिए कि अन्ना हजारे चौक कितना बड़ा कभी हुआ करता था। ठीक बात है। मेवाले में लोगों ने 12 फीट पीछे मस्जिद की, कब्रिस्तान पीछे किया, और आज सड़कें चौड़ी होने जा रही है, पोल पीछे शिफ्ट हो गए हैं। अभी 5 करोड़ मेरा सैंक्शन है उसमें, जिसमें हम बड़े नाले बनाने जा रहे हैं। उसके बाद रोड को फुटपाथ वगैरह एक आइडियल रोड उसको बना रहे हैं। यही कभी हुआ था क्या? आज मैं जिस रोड का उद्घाटन करके आया हूँ, लोकार्पण करके आया हूँ कि आईटीबीपी के पीछे से लेके और घिसरपड़ी होते हुए मेवाले तक ये पूरा रोड बना है, नाला अंडरग्राउंड हुआ है, सड़क चौड़ी हुई है, एक कनेक्टिंग रोड मैंने बनाई है। इसी तरह तेलपुर से लेकर हरबड़ी वाला तक सड़क चौड़ी हुई है, जहाँ 2 गाड़ियां पास में हो पाती थी, अब वहां सड़क चौड़ी हो गई, वहां आसानी से लोग निकल रहे हैं।
अन्ना हजारे चौक से लेकर हरबज वाले के लिए वो सड़क चौड़ी हुई है, नया नगर की सड़क चौड़ी हुई। तो अगर आप पूरे उस एरिया को एज ए होल देखेंगे तो बहुत बड़ा चेंज आया है, बदलाव आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बदलाव हैं और आपकी कोशिशें हैं, एक पहल आप करते हैं एक सोच लेकर के, तो जब आप मेयर रहे हैं उस समय का तजुर्बा ये काम आता है? उस समय चूंकि 2 बार आप मेयर लगातार 10 साल तक रहे हैं, 2008 से 13 तक रहे और 13 से फिर 18 तक रहे, तो ये काम आता है तजुर्बा? क्यों नहीं, देखिए बात यही काम नहीं आता। मैं 88 में सभासद हो गया था, 88 के अंदर जी, पार्टी के चुनाव जीत गया था। मैंने सभासद के रूप में काम को बहुत नजदीक से समझा है, सफाई को समझा है, नालियों को समझा है, पुलियाओं को समझा है, सड़कों को समझा है। मैंने पूरा अपना वार्ड उसमें प्लान किया होगा। आज नेहरू कॉलोनी इलाकों का देख लीजिए, देहरादून के पौष इलाके बने हुए हैं जहां पर मैंने काम शुरू किया जी। उसके बाद मैं चेयरमैन रहा देहरादून का, देहरादून के चेयरमैन के नाते काफी कुछ काम मैंने किया होगा। उसके बाद मैंने उसको अपग्रेड करके नगर निगम बनाया, जिस नगर निगम का आज आप चर्चा करते हैं ये मेरे हाथ का बना हुआ है जी। और ये यूपी के समय बन गया था 98 के अंदर। उसके बाद फिर मैं 2008 में मेयर बना तो मैंने शहर को एक्सपेंड किया और उसके बाद कुछ चीजें व्यवस्थित की है मैंने। आज आप जो सड़कों पर जो डिवाइडर पर लाइट्स देखते हैं आप, ये सब मेरे हाथ का किया हुआ है। आप जो एलईडी पर पूरा शहर देख रहे हैं ये मेरे हाथ का किया हुआ है। ये तमाम चौराहा जो चौड़े हुए हैं, पोल के साथ बाहर से आते डिजाइन भी मैंने बाहर किया का था जी। और ये सारे जो चौराहा चौड़े हुए हैं आज तक, ये सब मेरे ड्यूरेशन का काम है, उसके बाद आज तक नहीं। लेकिन इस समय बड़ी चर्चाओं में है नगर निगम के काम का, जिधर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है उसको लेकर प्रभावित है। आपको लगता है कि उस तरीके से हो रहा है शहर का काम, या कहीं टीस मैंने विषय उठाए हैं, कई बार मीडिया में भी उठाए हैं, मीटिंगों में भी उठाए हैं कि जो स्मार्ट सिटी मैं बनाना चाहता था, क्योंकि वो भी मेरा ब्रेन चाइल्ड है, वो जो मोदी जी की योजना थी उसमें देहरादून को स्मार्ट सिटी में ले जाना, जबकि आपके समय में शुरुआत मैंने किया, जबकि पहले अमृत योजना यहाँ पर लागू थी। ये पहला सर्विस में अमृत योजना दी और स्मार्ट सिटी दोनों जी। इसको हम तीसरे चौथे अटेम्प्ट में इसको हम ला पाए थे, लेकिन जो ब्लूप्रिंट मेरे माइंड में था वो आज उस प्रकार से हो नहीं रहा है। मैं उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ और समय समय पर मैंने ये बात उठाई है। लेकिन अब सारे काम मैं कर पाऊंगा ये भी कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन मेरी भावनाएं हैं, मैं कर सकता हूँ अगर मेरा ठीक से उपयोग होता। अभी आपने देखा चक्रोतोड़ चौड़ीकरण का उस समय का काम था, मैंने 97-98 में पहली बार चक्रोतोड़ तोड़ा था, जो आपने प्रभात और कृष्णा टाकीज होते थे, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ी थी। उसके आगे तोड़ा था, उस समय बहुत विरोध भी मेरा हुआ जी। तो उस समय मैंने वो तोड़ा। उसके बाद मैंने दोबारा फिर जब मेरी वापसी हुई तब चक्रोतोड़ चौड़ा किया गया। आड़त बाजार का काम बाकी था, वो आड़त बाजार मैंने सेटल कर दिया है। आड़त बाजार को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं। आड़त बाजार वहां भी 24 मीटर की रोड हम देने जा रहे हैं, उस पर पूरा काम हो गया। वो 97-98 में वहां मैंने तोड़फोड़ की थी आड़त बाजार पर, तो मुझे काफी दिक्कतों का सामना हुआ, वो आगे नहीं बढ़ पाया था मामला। लेकिन इतने समय से लड़ते लड़ते आप कल्पना कीजिए कि जो 97-98 में जो ब्लूप्रिंट मेरे माइंड में बन गया था उसको आज मैं जाके 2023 में 24 में इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं। तो मैं लगातार अपने क्षेत्र में मेरा क्या कमिटमेंट है, क्या मेरा वर्किंग स्टाइल है, या इतने साल बाद आज फिर वो काम होने जा रहे हैं। तो 25-25 साल तक मैंने वेट किया है अपनी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का, और समय आया तो मैंने उसको किया है, आज हो रही है। कमिटमेंट को लेकर के बात याद आई, आप मेयर थे, आप सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए गांधी पार्क में, क्या बात थी? वो लोग याद करते हैं, आज भी कहते हैं कि नहीं कमिटमेंट के हैं, आपको उस रूप में भी याद करते हैं। गांधी पार्क में राजनीतिक कार्यक्रम होने शुरू हो गए थे जी, सभाएं शुरू हो गई थी और उस समय हमारी सरकार थी जी। तो हमारी सरकार में राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम हुआ जी, मेरे ख्याल से गडकरी जी का कार्यक्रम हुआ जी। जब मैंने देखा कि धीरे धीरे गांधी पार्क जो है वो लोगों का जो एक शहर का स्थान था, आने जाने के लिए था, एक पार्क जैसा होता है, ये एक पॉलिटिकल उसका एक्टिविटीज का एक अड्डा बनता जा रहा है। धरने दे रहे हैं, पूरा पार्क का नाश मार दिया। नहीं, मंच बना हुआ था, मैंने कहा जब तक मंच नहीं हटेगा तब तक इसका समाधान नहीं होगा। मैंने गांधी पार्क को बैन कर दिया पूरी तरह से, लेकिन ये सरकार मेरे ऊपर थी, अब मेयर सरकार से ऊपर तो नहीं हो सकता। मैंने सरकार से भी कहा कि भाई एक्टिविटीज बंद कर दीजिए। जब मुझे लगा कि वो नहीं कर पा रहे हैं तो अल्टीमेटली मैंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वो मंच तोड़ दीजिए और मुझे वहां ग्रीनरी करनी है। जब ये मंच तोड़ने गए तो ये नहीं तोड़ पाए, क्योंकि अधिकारियों की हिम्मत नहीं पड़ी। जिस मंच पर मुख्यमंत्री खड़े होते हैं वो मंच को तोड़ दिया, आसानी से इतना संभव नहीं हो पाता है, और ऊपर से संभव तो क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि जब जो मैं करना चाहता हूं जब नहीं होता तो आदमी के अंदर आक्रोश भी आता है।
मैं अपने कार्यालय से बाहर मैं बैठ गया जमीन पर, मैं जब तक तोड़ोगे नहीं मैं उठूंगा नहीं। और फिर सरकार को भी मानना पड़ा, और मुख्यमंत्री उन्होंने मुझसे फोन पे बात की, भाई विनोद जी क्या हो रहा है ये। मैंने कहा भाई देखो मैं उसको तोड़ना है और मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद करना चाहता हूँ, पार्क को मैं बचाना चाहता हूँ। तो संभव तो उन्होंने मेरी बात को सीरियसली लिया होगा, और बाद में अधिकारियों ने मेरी जिद के आगे कही है या एक सहमति बन गई कि भाई अब मेयर ने अगर स्टैंड नहीं लिया है तो उसको तो कर डालना चाहिए, और वो मंच टूट गया। अवैध होर्डिंग को लेकर के भी ऐसा ही कुछ हुआ? हाँ, मंच टूट गया। तो आज आपने देखा उसके बाद तो मैंने गांधी पार्क को बनाया, वहाँ किड जोन बनाया, आज भी जगह वो काम हुआ है मेरे हाथ का हो रखा है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होती है वहाँ। अब उस पॉलिटिकल एक्टिविटीज को मैंने बंद कराया। अभी हालांकि कांग्रेस ने वहां पर अंदर कार्यक्रम किया है, वो गलत किया है, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर हमने कोई चीज बैन की है, सरकार ने बैन की, उन्होंने बैन उसको फॉलो किया जाना चाहता। इसी तरह होल्डिंग्स थे, लोगों छतों पे होल्डिंग लगे रहते थे, बेतरतीब लगे रहते थे। अपनी सरकार में मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत कुछ झेलना पड़ा मुझे, लेकिन निशंक जी से मनमुटाव हुआ इसमें? बहुत हुआ मनमुटाव क्या, नाराजगी। मुख्यमंत्री थे, उनको लगा कि शायद ये ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, उनको भी लगता है कि मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, तो मुझे सब अच्छा है, हम साथ के लोग हैं, हमारी मित्रता भी शुरू से है। तो उसके बाद उस होल्डिंग के लिए भी बड़ी लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद आज आपने देखा कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें छतों में होल्डिंग नहीं होनी है, बिल्कुल एक पॉलिसी बन गई। जो मैंने नगर निगम में लड़ाई लड़ी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना के बाद उस समय तो कई घटनाएं हुई थी कि होल्डिंग गिर जाते थे, और हाईकोर्ट ने उस पॉलिसी को वित्त किया, मेरी पॉलिसी थी। और आज फिर उसके बाद प्रदेश की सरकार को वो पॉलिसी बनानी पड़ी, हरीश रावत जी की सरकार थी संभवतः, और उसमें पॉलिसी फाइनल हुई। आज पूरे प्रदेश में पॉलिसी चल रही है। इसी तरह सेल्फ असेसमेंट का मामला था, नगर निगम में पैसे नहीं होते थे, तनख्वाह बांटनी मुश्किल होती थी, वो भी निर्णय मैंने लिया, बहुत लोगों के विरोध के बाद लिया। मतलब समझ लीजिए पूरा बोर्ड खिलाफ था, मैं अकेला पक्ष में था, करा मैंने। आज नगर निगम में 50 करोड़ की आमदनी होती है, बहुत टैक्स होती है, वो भी मेरे हाथ का किया हुआ। तो जो सीमा विस्तार हुआ, बाद में जब मैं विधायक भी बन गया था जी, तो जो निश्चित सीमा विस्तार हुआ, इसको लेकर बाहर धरने प्रदर्शन चलते रहे, बोर्ड के अंदर लोग कुर्सियां तोड़ते रहे, लेकिन उसके बाद भी वो सीमा विस्तार हुआ, मेरी सरकार ने मेरा साथ दिया और हम नगर निगम को बड़ा कर। अभी लगता है कि नगर निगम उस तरीके से चल रहा है यहाँ? देखिए काम काज, देखिए मेरा ये मानना है जो चला रहे हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपने जो भी समझ के अनुसार उसको ठीक ही चला रहे हैं, ऐसा मुझे मानना है। और क्योंकि मेरी भूमिका उसमें इतनी ज्यादा नहीं है, अपनी विधानसभा तक मैं सीमित हो गया हूँ, इसलिए उन विषयों को मैं बहुत ज्यादा मस्तिष्क में लेता नहीं हूँ, क्योंकि जितना काम है उतना ही आप करें तो ठीक रहता है, दूसरे के उसमें झांकने का प्रयास न करें तो वो ठीक है। लेकिन ठीक है, काम कर रहे सब लोग लगे हैं काम। आपको संगठन में बड़ा लंबा आपका जीवन है, पार्टी संगठन का भी। पिछले दिनों एक बात आई थी कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा हुई, जब महेंद्र जी बने उस वक्त जब चल रहा था, बात हुई थी कोई पार्टी वाले कमान से इस संदर्भ में? देखिए मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता, मेरा स्वभाव नहीं है। पार्टी ने कुछ कहा हुआ, लेकिन जब नाम वहां तक जाता है, चर्चा होती है, ये निश्चित जानिए कि मेरी पार्टी कहीं न कहीं मेरी जो क्षमताएं हैं, जो मेरी वरिष्ठता है, जो मेरी छवि है, उसको लेकर अवगत है, लगता है। और कहीं न कहीं मेरे लिए उपयुक्त काम ढूंढ रही होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि हर जगह कहीं न कहीं मेरा नाम आ जाता है। बिल्कुल, अगर हर जगह मेरा नाम आ रहा है तो ये मानना चाहिए कि पार्टी के अंदर चर्चा होती है, और हमारा सामूहिक नेतृत्व तो हमारा पार्टी का है, तो एक व्यक्ति तो तय कर नहीं सकता कांग्रेस की तरह। तो राहुल गांधी ने बोल दिया तो हो गया, या तो अगर मोदी जी भी कुछ बोलेंगे तो तभी बोलेंगे जब पहले नीचे मंथन हो जाएगा, और उसके बाद उनसे पूछा जाएगा, वो भी कहेंगे भाई जब आप सब लोगों ने तय कर दिया तो कर डालिए, ये हमारा तरीका है। तो निश्चित तौर पर जब क्षण की बातें वहां तक आती है तो मेरी पार्टी भी मेरा किसी न किसी रूप में उपयोग करना चाहती होगी, जब उपयुक्त स्थान मिलेगा तो मुझे उस काम में लगा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से ट्यूनिंग ठीक है? बहुत अच्छे, छोटे भाई वहां जी पहले से है कि मुख्यमंत्री आज से नहीं है। कार्यकर्ता के नाते भी जब मैं यहाँ पर मेयर रहा और उसके बाद भी मैं और पदों पर भी रहा, तो हम बिल्कुल एक बड़े भाई छोटे भाई जैसे हमारे संबंध है, और मेरी बहुत शुभकामनाएं उनके लिए है कि नौजवान हैं, लंबे समय तक यहाँ का नेतृत्व करें, प्रदेश का नेतृत्व, हम उसमें सहयोगी होकर उनको मदद करें, ताकि कोई जहाँ कमी पेशी है, हमारे संघ में कहते जहाँ कम वहाँ हम, तो जहाँ कोई कमी पेशी भी अगर मान लो कहीं लगती है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा काम है, काम करते करते बहुत सारी चीजें, अपेक्षाएं लोगों की पूरी नहीं हो पाती हैं, कहीं कोई कमियां दिखाई पड़ जाती है, उनको भरने का काम हमारा है, तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ नौजवान हमारे अभी काफी लंबे समय तक नेतृत्व दे सकते हैं,
उनको और मजबूत होना चाहिए ताकि लंबे समय तक भाजपा का नेतृत्व बना रहे। और क्योंकि मैं कैडर का व्यक्ति हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा काम सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं है, मेरा काम है पार्टी के लिए भी कार्यकर्ता खड़ा करना, नेतृत्व खड़ा करना। संगठन के साथ साथ आप चूंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी जुड़े रहे हैं और बहुत संवेदनशीलता के साथ राज्य के मुद्दों को लेकर, समस्याओं को, बिंदुओं को लेकर के महसूस करते हैं। अभी सरकार जिस दिशा में चल रही है, कई फैसले हैं, मुख्यमंत्री की काफी सराहना होती है, चाहे वो लैंड देहात की बात हो, दूसरे और धन मंत्रालय की बात हो। तो ये जो फैसले हैं, ये किस तरह से आप इनको देखते हैं कि सरकार की लोकप्रियता में और आगे उत्तराखंड के हित के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण होंगे? देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड राज्य बहुत संघर्षों के बाद बना है। बिल्कुल। और शहादतें हुई, प्रताड़नाएं झेली लोगों ने, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो मानस बहुत एग्रेसिव है। हाँ, क्योंकि उसके एग्रेशन के कारण ही ये सब हो पाया था, बड़ा आंदोलन चला। तो एग्रेसिव है, उसको हर चीज तुरंत चाहिए होती है, ठीक करनी होती है, माइंड बनाओ जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जब हम काम करते हैं तो समय लगता है, क्योंकि पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, उसका काम करने का तरीका, उसका अपना एक सिस्टम है, तो अपना एक टाइम लेता है। उसके कारण थोड़ा विलंब भी होता है और कार्य तो लोगों में भी लगता है कि साहब अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। एक उत्सुकता के साथ साथ एक अंदर से कई बार नाराजगियों के कारण भी वही बनता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक तो मूवमेंट बहुत कर रहे हैं और जो उनको सूट भी करता है, उम्र अच्छी है जी, तो जहां भी जाते हैं तुरंत पहुंच जाते हैं, लोगों में जा रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं। एक तो पहला प्लस पॉइंट ये है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि सौम्य स्वभाव के हैं, एग्रेसिव नहीं है, वो भी एक प्लस है। तीसरा ये है कि बड़े निर्णय हुए हैं, जैसे हमने नकल का मामला कोई आज का नहीं था, चला आ रहा था, इसको कैसे रोकना है। हमने फेस सेविंग नहीं की, हमने उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, एक सख्त कानून बनाया ताकि भविष्य में लोग डरे ऐसा काम करने से। हमने लोगों को जेलों में डाला है, तो एक मैसेज दिया है कि ये गलत काम है, मत करो इसको, और करोगे तो हम और सख्त हो जाएंगे। तो एक बड़ा काम हुआ। ऐसे एक लैंड जिहाद का मामला चल रहा है, जहां तहां फॉरेस्ट की जमीनों पर दाएं बाएं मजारे बना दी जाती है, कहीं कब्जे हो जाते हैं। तो आपने देखा कि मात्र लैंड जिहाद नहीं, हमने अतिक्रमण पर भी एक बहुत सख्त कानून लेकर आया, 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान उसमें हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में कानून का तो भय काम करता है। बाकी तो बाद में चीजें तय होती है, उसमें समय लगता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि लोग थोड़ा सा कानून सम्मत रहे और सब लोगों को उसका लाभ मिले, आम आदमी परेशान ना हो, ये सब चीजें हो। साथ में जो मेरे को लगता है उत्तराखंड में एक बात जरूर करने की जरूरत है, वो मुख्यमंत्री कर भी रहे होंगे, और मुझे भी लगता है उत्तराखंड के मानस को अपनत्व चाहिए। यहाँ का जो माइंड सेट है लोगों का, ये बहुत अपेक्षा नहीं पालता है, छोटी छोटी चीजें हैं। लीडरशिप से अपनत्व चाहिए, भावनात्मक लिंकेज चाहिए, संबंध चाहिए। ये महसूस होगी बेगा शासन संबंध नहीं तो अपने बीच की। मैं विधायक हूँ, मेरे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति है, नागरिक है, उसको लगना चाहिए कि यार चिंता नहीं, मेरा विधायक बैठा हुआ है, मैं जाऊंगा तो मिलेगा मुझे, बात करेगा मुझसे, मेरी बात के लिए लड़ेगा लोगों से, मेरे काम करने का प्रयास करेगा, मुझे समझ चढ़ देगा। ऐसी पूरी सरकार के बारे में एक ओपिनियन डेवलप होना चाहिए, उस पर काम हो रहा है। एक तो विषय वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा भावनात्मक लगाव, लोगों को संरक्षण महसूस हो अपनी सरकार में, अपनी सरकार के प्रति। और ये जो डिलीवरी सिस्टम है, जो हम काम करते हैं, अब जैसे मैं आज कहीं दौरा करके आ गया, वहां कुछ काम है, मुझे लगा इमरजेंसी है, तो अगर हम उसको समय पर नहीं करेंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा। तो ये डिलीवरी सिस्टम है, और जिसमें पूरी कार्यपालिका इन्वॉल्व होती है। क्योंकि डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, मान लो सरकार ने कोई कानून बना दिया, कोई नियम बना दिया, या सरकार ने कोई आदेश कर दिया, उस आदेश को धरातल पर नीचे उस व्यक्ति के घर तक लाने का काम इस सिस्टम का है, कार्यपालिका का है। शासन है, फिर प्रशासन, फिर नीचे के और कर्मचारी। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। इसमें कार्य संस्कृति इसके अभी भी अप टू मार्क नहीं है, इसमें थोड़ा सा प्रॉम्प्टनेस लाने की जरूरत है, इसको संवेदनशील बनाने की जरूरत, जवाबदेही बनाने की जरूरत है, अरे कार्य संस्कृति डेवलप करने की जरूरत है, जिससे कि जो डिलीवरी सिस्टम है वो हमारा और पुख्ता हो जाए, ताकि सरकार में अगर कोई चीज तय हो रही है तो इमीडिएट उसका इम्पैक्ट नीचे चला जाए। तो वो जिस दिन हो गया, उत्तराखंड की बल्ले बल्ले है। किस तरह से आप देख रहे हैं आने वाले चुनाव में, किस तरह का रिजल्ट रहने वाला? जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है,
तो यहाँ पर कांग्रेस भी आज भी बहुत कमजोर स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी, मेरा मतलब एक विश्वास है मुझे, हम 5 सीटें फिर जीतने जा रहे हैं। तो यहाँ उस तरह की समस्या नहीं है जैसे लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारा अब जैसे गठबंधन की बात आ जा रही है, कांग्रेस का अपना एक गठबंधन का तैयार हुआ है, तो हमारा पहले भी कांग्रेस और बीजेपी सीधा सीधा इलेक्शन हुआ है और उसमें सारी सीटों पर अच्छे मतों पर जीत कर आए हैं। कांग्रेस में पहले से ज्यादा रिफ्ट है, कांग्रेस में लोकल लीडरशिप क्राइसिस है, नेशनल क्राइसिस तो ही है, लोकल लीडरशिप क्राइसिस भी है, क्योंकि हरीश रावत जनता के बीच में एक रिजेक्टेड बड़े लीडर जरूर है, इज अ नोन लीडर, वो लंबे समय से काम करे, बट ही इज अ रिजेक्टेड लीडर। क्योंकि जितने भी चुनाव अभी तक उन्होंने लड़े हैं, लगभग काफी चुनाव वो हारे हुए हैं, तो जनता उनसे किनारा कर चुकी है, उनको जानती जरूर है लेकिन मानती नहीं है, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सेकंड लाइन लीडरशिप उनके पास है नहीं, आपस में क्लैशेस इतने हैं कि कोई भी लीडरशिप उनके सामने मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जहां तक मुझे लगता है बहुत लीड लिए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैंडिडेचर्स हैं वो भी बहुत स्टेब्लिश है, तो नया तो कैंडिडेट कोई है नहीं, बहुत स्टेब्लिश कैंडिडेचर है, बड़े लीडर्स हैं हमारे पास। प्रदेश में जो लीडरशिप हमारी है बहुत अच्छी लीडरशिप है, विधायक हमारे लगातार जीतने वाले विधायक हैं जो चले आ रहे हैं, दुख के कोई हारे होंगे लेकिन मोस्टली तो हम ही लोग हैं। तो अब जैसे देहरादून जिले की आप बात करें, 10 में से 9 विधायक हमारे हैं और वो एक बार वाले नहीं है। अगर आप ब्रजभूषण जी को छोड़ देंगे अरुणा जी को, तो हम सब लोग कई बार चुनाव जीते हुए लोग हैं, तो मजबूत परिस्थिति में लोग हैं। अगर चक्रौता को फिलहाल छोड़ दें, वहां भी काम हो रहा है, अगर उसको फिलहाल हम छोड़ दें बाकी स्थिति में तो सब एक से अच्छे लोग जो हमारे विधायक हैं, मजबूत लोग हैं, चुनाव तो भी लोग लड़ाते हैं। तो उस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि हम 5 सीटें बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ जीतने जा रहे हैं। आपको लगता है प्रीतम जी को बीजेपी में आ जाना चाहिए? बड़ी चर्चाएं रहती है कांग्रेस में कि भाई प्रीतम सिंह वहां उनकी स्थिति ठीक नहीं है। प्रीतम सिंह एक बार पहले भी बीजेपी में आ चुके हैं जी, पहले बीजेपी में आ चुके हैं एक बार, उसके बाद फिर चले गए थे। तो जब एक बार आ चुके हैं दोबारा भी आ सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि उनके लिए कोई नई चीज है, कोई निर्णय में दिक्कत हो। लेकिन पार्टी अलग देखा होगा करना क्या है हमको, लेकिन हमारी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हमको प्रीतम सिंह जी को लेना पड़े, कोई हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हम कैंडिडेशन लेके आएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी को भी लड़ाएंगे वो भी जीतेगा, जीता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और खास मुलाकात में इतना ही। फहीम तन्हा को इजाजत दीजिए, नमस्कार।